चुका है, तो अब हम जो है वेदांत का रिवीजन कर रहे हैं अपने दिसंबर एग्जाम के लिए। तो इसके हमारे 3 चैप्टर हैं। सेकंड हम जो है रिवीजन अपना कर रहे हैं। तो आपने बेटा जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके दिसंबर एग्जाम में वो इंटरनल भी पूछे जाएंगे। तो अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान से जो है आपने लेसन रीड करना है। तो लेसन है बेटा हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बारे में सभी जानते हैं ना? क्या होती है कि इसी पर जो है हमारा शरीर खड़ा रहता है, इसी हमारी जो बैकबोन है उसी पर जो है हमारे पूरे जो है शरीर का स्ट्रक्चर आधारित होता है। बिना रीढ़ की हड्डी के जो है शरीर हो ही नहीं सकता, कल्पना कर ही नहीं सकते कि हमारा जो ढांचा है वो खड़ा होगा। तो लेसन है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, मतलब मामूली तरह से मीन्स बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। कि अंदर के दरवाजे से कोई आ रहा है और उनकी पीठ दिखाई दे रही है, और उनकी जो है पीठ को देखकर ऐसा लगता है कि वे अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ मतलब 50 के करीब। तो एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा हिस्सा उसके नौकर ने पकड़ा हुआ है। बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। यानी कि जो घर का मालिक है वो कहता है कि नौकर को कि धीरे धीरे चल और अब तख्त को इधर मोड़कर बिछा दो साहब। नौकर कहता है। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो जो घर का मालिक है वो कहता है नौकर को, भाई ये पसीना किस लिए बहाया है, क्यों लेकर आए हैं? हम इसे बिछाने के लिए ही तो लेकर आए हैं तख्त को। नौकर तख्त बिछाता है, ही करता है। बाबू कहता है, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला। और क्या कहता है घर का मालिक कि बहूजी से दरी लेकर आ, इस पर दरी बिछा दे और इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर दे जैसा मैं कह रहा हूँ। इसके ऊपर बिछाने के लिए कहता है बहू से दरी मांग ला। चद्दर भी ले आना, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तो घर की मालकिन का नाम है प्रेमा बेटा। गंदुमी रंग, छोटा कद, कि जो रंग है वो ना अधिक गोरा है ना अधिक सांवला है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं कि जो है प्रेमा, जो है बाबू साहब का नाम है बेटा राम स्वरूप, यानी कि जो घर का मालिक है उसका नाम है राम स्वरूप और उनकी पत्नी का नाम है प्रेमा। और जो नौकर है जब वो खाली हाथ आता है, क्योंकि जो राम स्वरूप है उसने उसको दरी और चादर लाने के लिए कहा था, तो जो जब वो खाली हाथ आता है तो उसकी तरफ देखता है राम स्वरूप नौकर की तरफ, और प्रेमा भी आती है जैसे वो किसी काम में बहुत व्यस्त हो। इस प्रकार के हाव भाव जो है उसके चेहरे पर हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो प्रेमा कहती है राम स्वरूप को कि आपको धोती की क्या नीड पड़ गई है, एक तो मैं पहले ही व्यस्त हूँ। राम स्वरूप, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर जाने किस लिए? तो प्रेमा कहती है, अभी तो आपने धोती बदली है और अब फिर धोती मंगवा रहे हो। राम स्वरूप बोला, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। तो नौकर का नाम है बेटा रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का।
तो जो रतन है वो जाकर जो है प्रेमा को कहता है कि धोती दे दो, लेकिन राम स्वरूप क्या मंगवाता है उससे? चद्दर मंगवाता है। फिर वो उसको डाँट लगाता है राम स्वरूप किसको? रतन को। रतन उनका नौकर है, प्रेमा घर की मालकिन है और राम स्वरूप मालिक है। प्रेमा अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। प्रेमा कहती है रतन को कि जो धुले हुए कपड़े रखे हैं उनमें से एक चद्दर उठा ला और दरी। रतन कहता है दरी भी ले आना। प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। दरी उठाते हुए राम स्वरूप और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। और क्या कहता है कि जो उनकी बेटी है उनके कमरे में से बीबी जी किसे कहता है वो? राम स्वरूप अपनी बेटी को। नौकर को कहता है अपनी बीबी के कमरे से जो है सितार और हारमोनियम उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। प्रेमा कहती है किसको? राम स्वरूप को कि वह तुम्हारी जो लाडली बेटी है वह तो मुंह फुलाए बैठी है और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आई आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी। स्त्री सुबोधनी क्या थी बेटा? मैगजीन थी उस समय। तो कहती है जो प्रेमा है वो कहती है कि हमारा ही ज़माना अच्छा था, आ सीख लेते थे, गिनती सीख लेते थे और ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती तो स्त्री सुबोधनी सी पढ़ लेते थे। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी-ऐसी बातें लिखी होती थी कि क्या तुम्हारी बीए, एमए की पढ़ाई होगी और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो प्रेमा जो है अपने ज़माने की बात करती है। न जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर की का कारोबार चलता है। तो कहता है राम स्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा क्यों? राम स्वरूप 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। तो जो है राम स्वरूप प्रेमा पर कमेंट करता है कि एक बार जो शुरू हो गई तो तू जो है रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो अब कम से कम जो आदमी ने जो ग्रामोफोन बनाया है उसे तो जो है स्विच ऑफ ही कर दे, लेकिन तुम्हारा स्विच ऑफ कैसे करे? प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होती नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? राम स्वरूप कहता है तुम ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? टीम टाम का मतलब है यहाँ मेकअप। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। जब मैंने उसे कहा कि भई थोड़ा-सा मेकअप वगैरह कर ले, अपने आप को ठीक-ठाक कर ले, तो वह जो है आँचल में मुँह लपेट कर पड़ गई। भई मैं बाज़ आई तुम्हारी इस लड़की से, भई मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से, तुम्हारी प्रेमा कहती है राम स्वरूप को। न जाने इसका कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही तो पाउडर का कारोबार चलता है। भई आजकल की जो लड़कियाँ हैं वे तो बहुत शौकीन हैं किसकी? मेकअप वगैरह की। तो प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। तो प्रेमा कहती है राम स्वरूप को कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको प्लस टू पास करवा दो, कम से कम अपने हाथ में तो रहेगी। अब बीए एमए करके ये बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है। राम स्वरूप बात काट कर कहता है चुप चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा
कि पढ़ाई-लिखाई का जो ज़िक्र है उन लोगों के सामने ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके सामने आने तक तो पता नहीं क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, प्रेमा कहती है। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो करना, बस तुम्हें तो मेरा काम बता दो। भई प्रेमा कहती मुझे मेरा काम बता दो, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी जो हो करना। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, राम स्वरूप कहता है। न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर उधर से। चद्दर बिछाते हैं, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मक्खन, हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही तो आदमी हैं, वही जो देखने आ रहे हैं लड़की को, वो दो ही तो आदमी है, प्रेमा कहती है। राम स्वरूप हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा उनका लड़का है। तो राम स्वरूप का जो समधी बनने वाला है बेटा, जो तो उसका नाम है गोपाल प्रसाद। देखिए राम स्वरूप और प्रेमा है, उनकी बेटी है और उनको देखने आ रहे हैं गोपाल प्रसाद जी जो लड़के के पिता हैं। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी क्या होते हैं बेटे? पुराने विचारों का। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो और लड़का, प्रेमा कहती है, बताया तो था मैं तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, पीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी ना, कि भई जो राम स्वरूप को गुस्सा इस बात का आता है कि खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की की पढ़ाई को फिर भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रतन कहता है जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी क्या है, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कहती हूँ ये बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त, तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक है, आइए आइए। तो राम स्वरूप कहते हैं आइए आइए पधारिए। बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, यानी कि आंखों से वो बड़े चालाक दिखाई देते हैं, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले जवानों में से एक है, आवाज पतली है और खिसियाहट भरी है, झुकी कमर है, इनकी खासियत है। तो जो लड़का है बेटा, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो बात-बात पे हँसता है और उसकी जो है कमर वो झुकी हुई है और जो नौजवानों की तरह जो है वो डींगे हाँकता है। अपने दोनों हाथ मलते हुए राम स्वरूप हैं इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई?
खंखार कर नहीं तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता कि मिलता कैसे नहीं। है, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। गोपाल प्रसाद कहता है, राम स्वरूप, हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे काँटों से में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो बेटा, गोपाल प्रसाद के बेटे का नाम क्या है? शंकर। जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल हैं? जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है कि गोपाल प्रसाद की यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां जो है उड़ा देते थे। भाई हम बहुत सारा खाना खा लेते थे, मतलब कहने का ये है। मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख होती थी। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। 1 पैसे की 2 कचौड़ियां आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस सभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है, शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, यानी कि डींगे हाँकते हैं। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं करके हंसते हैं जोशीली आवाज में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल का एमए भी मुकाबला नहीं कर सकता। जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। रामस्वरूप भी जो है गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद कहता है, माफ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, संभालना जो है मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हैं, जी हाँ, कि वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद कहता है, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। कि अब जो है गोपाल प्रसाद क्या है, कहता है कि बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर कहता है, बिजनेस? भाई बिजनेस कौन सा? ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? गोपाल प्रसाद कहता है कि आपने नाश्ते वगैरह की तकलीफ क्यों की? राम स्वरूप कहता है तकल्लुफ किस बात की है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिए, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। तो जैसे ही वहां से राम स्वरूप जाता है, तो शंकर और गोपाल प्रसाद जो है आपस में बातें करते हैं कि लड़ जो है घर बार तो अच्छा है, आदमी भी ठीक है, अब लड़की देखते हैं कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? गोपाल प्रसाद कहता है, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन टेढ़ी है, झुकी हुई है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो राम स्वरूप पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय? गोपाल प्रसाद कहता, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए।
जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। है कहते तो आप सही हैं, राम स्वरूप कहता है। गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाता है कि आप कह तो ठीक रहे हो। इसके बाद क्या होता है, शंकर खूंखार कर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहता है चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए राम स्वरूप, वह क्या गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी होती है। कहते हैं कि खूबसूरती पर यदि टैक्स लगाया जाए तो हर औरत पर फिक्स किया जाए कि वो जितनी सुंदर है उतना ही टैक्स देगी, तो फिर देखिए कितना टैक्स इकट्ठा हो जाता है। यानी कि मजाक के तौर पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो है बातें करते हैं। जोर से हंसते हुए राम स्वरूप, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद जी की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। गोपाल प्रसाद कहता है कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरत तो राजी नहीं होती। आपकी जो लड़की तो ठीक है, कहते हैं कि बहू तो सुंदर ही होनी चाहिए। उनकी जो है ये सोच है कि जो लड़की है वो तो सुंदर ही होनी चाहिए। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए। है यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे को का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। भाई जो कुंडली है वो भी मिलानी है, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद कहते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं कि कुंडली मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, एक बार ठाकुर जी के चरणों में रख दियो, बस जो है खुद ही ब खुद मिल जाएगी। गोपाल प्रसाद कहते ही हैं, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? राम स्वरूप चौंक कर, क्या? यह पढ़ाई-लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी-लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं हमने, कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है हमें उससे। राम स्वरूप कहता है नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपनी लड़की को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहू भी ग्रेजुएट लीजिए। वही कहते हैं भी आपने आपने लोग मुझे कहते हैं कि आपने लड़कों को बीए एमए करवाया है तो बहू भी जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वह वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। कौन एग्जाम्पल देता है, ये किसकी सोच है बेटा? ये है शंकर के पिता, लड़के के पिता गोपाल प्रसाद की थिंकिंग है स्त्री के बारे में। राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं, और दोनों जो है करके हंसते हैं।
शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। हाँ हाँ, गोपाल प्रसाद, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहता है गोपाल प्रसाद से, आप और लेंगे चाय? तो गोपाल प्रसाद भी जो है मना कर देता है। बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताए वह मक्खन, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना ही नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं है। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े हैं, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ताकना, देखना। हाँ हाँ, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटा पान मुझे दो, राम स्वरूप कहता है। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप कहता है जरा शक पकाकर, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहता, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप कहता, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। हम्म। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बैठो। गोपाल प्रसाद कहता है, बैठो बैठो बेटी। तो रामस्वरूप कहता, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठ जाती है। सॉरी। गोपाल प्रसाद कहता है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। राम स्वरूप कहता है, सुनाओ तो उमा एक आध गीत। सितार के साथ उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, गोपाल प्रसाद कहता है, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप हो जाती है। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। और गोपाल जो राम स्वरूप है, ही ही करके हंसता है। ठीक। आगे होता है, ठीक, लेकिन, हाँ बेटी। कहता है, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। इस उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप झक सक पकाते हैं। जवाब दो उमा, गोपाल प्रसाद से है जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। चौंक कर खड़े हो जाते हैं उमा। उमा, राम स्वरूप जो है उसके पिता चौंक कर खड़े हो जाते हैं जब उमा इस प्रकार की बातें करती है। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं?
और जरा आपने अपने इस शहजादे से पूछिए, साहबजादे से, कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द-गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप चुप। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया और कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक और कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा, राम स्वरूप कहता है खड़े होकर। गोपाल प्रसाद गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा मीन्स धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैथ ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास? उफ, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ चले, आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा उमा रो रही है। प्रेमा कहती है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है, यानी कि जो एकांकी है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी बेटा हमारा एकांकी थी। जैसे एक नाटक से थोड़ी सी छोटी होती है एकांकी, इसे जो है स्टेज पर भी जो है प्ले किया जा सकता है। तो आज का जो है लेसन बेटा हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है बैक एक्सरसाइज करेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, लेसन कंप्लीट होते ही मैंने नेक्स्ट डे सुनना है। कल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, वो अपना ध्यान से ये बात अपने मन में चाहे बोली जाए या नहीं, लेकिन लेसन कंप्लीट होने के, बैक एक्सरसाइज तुरंत होने के बाद नेक्स्ट डे मुझे लेसन सुनना है। ओके, थैंक यू बच्चे।